खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। 3 तलाक पर मोदी सरकार के ऑर्डिनेंस को प्रेसिडेंट कोविंद की भी मंजूरी मिल गई है। कल देर रात इस अध्यादेश पर उन्होंने अपने दस्तखत कर दिए और इसी के साथ 3 तलाक को जुर्म बताने वाला यह कानून लागू हो गया। लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 3 तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे थे, इसलिए ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत पड़ी। अब मोदी सरकार को 6 महीने में इस अध्यादेश को बिल की शक्ल में संसद से पास कराना होगा। इससे पहले लोकसभा से पारित होने के बाद यह बिल राज्यसभा में अटक गया था। कांग्रेस समेत कई ऑपोजिशन पार्टीज ने बिल के कुछ प्रावधानों में बदलाव की मांग की थी। बहरहाल अब मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने के लिहाज से इस मोदी सरकार का इसे बड़ा तारीखी कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि कांग्रेस वोट बैंक के दबाव में राज्यसभा में लंबित 3 तलाक बिल का सपोर्ट नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी 3 तलाक बिल को फुटबॉल बनाना चाहती है। मोदी सरकार सही मायने में नहीं चाहती कि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले, इसीलिए सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी। बहरहाल आज बड़ा सवाल यही है कि क्या मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ ऐसा ही कानून चाहती थी। इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। हालिया बरसों में सुर्खियों में रहने वाले तलाक सलासा बिल को मोदी हुकूमत लोकसभा में पास कराने में तो कामयाब हो गई थी, लेकिन ये बिल राज्यसभा में अपोजिशन की शदीद मुखालिफत की वजह से पेश नहीं हो सका था। इसकी वजह से काबीना ने ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी, जिस पर सदर जमहूरिया ने मंजूरी की मुहर लगा दी। एक नशिस्त में 3 तलाक को जुर्म के जुमरे में लाने के लिए हुकूमत ने ऑर्डिनेंस का रास्ता इख्तियार किया। इस ऑर्डिनेंस को हुकूमत के जरिए 6 महीने में बिल के तौर पर पार्लियामेंट में पास कराना होगा। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद के मुताबिक मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने और उनकी सिनफी मसावात बरकरार रखने के लिए इस तरह का कानून बेहद जरूरी हो गया था और इसीलिए हुकूमत राज्यसभा में बिल पास होने का इंतजार किए बगैर इस पर ऑर्डिनेंस लेकर आ गई। इसमें जो अपराध है वो कॉग्निजेबल तभी होगा जब इसकी शिकायत पुलिस में महिला स्वयं करेगी या ब्लड या मैरिज से उसके कोई रिश्तेदार करेंगे। तो जब पत्नी चाहेगी तो वो समझौता कर सकती है मजिस्ट्रेट के द्वारा उचित शर्तों के साथ। इसमें मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत बेशतर मुस्लिम तंजीमें इस बिल की मुखालिफत कर रही हैं। मुल्क की कई सियासी जमातें भी 3 तलाक बिल की मौजूदा शक्ल से मुत्तफिक नहीं है और इसमें तरमीम का मुतालबा कर रही हैं। एक वक्त में कोई 3 तलाक़ें देता है तो वो इनवैलिड होगी, यानी कि वो तलाक वाकई ही नहीं होगी। तो जो एक्शन वाकई ही नहीं हुआ है उसके ऊपर किसी किस्म का वावैला मचाना जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुल्क के जो बाकी दूसरे कवानीन हैं वो काफ़ी हैं इस सिलसिले के अंदर। इसमें कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देश का ध्यान बटाने के लिए 280 MP रखने के बावजूद भी इनको ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, क्योंकि अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में सब इलेक्शन आ रहे हैं। इसीलिए जाकर अमित शाह एंड मिस्टर मोदी ये बाजा बजाएंगे, भाइयों बहनों हमने मुस्लिम औरतों को इंसाफ किया। पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला ये तय करेगी कि इस सिलसिले में हमें अगला कदम क्या उठाना है, लेकिन बहरहाल अदालत के दरवाजे हम सबके लिए खुले हैं। मोदी हुकूमत ये बावर कराने की कोशिश कर रही है कि 3 तलाक का मसला किसी खास मजहब से जुड़ा हुआ नहीं है और इसको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम खवातीन की इज्जत नफ्स और मसावात से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज बड़ा सवाल यही है कि क्या मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ ऐसा ही कानून चाहती थीं? यही हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज नाइश हसन लखनऊ से इस डिबेट को ज्वाइन कर रही हैं, जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। अनुराग भदौरिया साहब समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन इस डिबेट को ज्वाइन कर रहे हैं। थोड़ी देर में 2 और खास मेहमान इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन है और शाइना एनसी भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन। लेकिन नाइश, आज डिबेट की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा आज का प्राइम डिबेट का सवाल यही है कि क्या ये जो कानून लाया गया है, क्या मुस्लिम महिलाएं जिन्होंने एक लंबी जंग लड़ी ट्रिपल तलाक से राहत पाने के लिए, क्या ऐसा ही कानून चाहती थी मुस्लिम महिलाएं? जी
समीर साहब, जो आपने सवाल उठाया है इसी को आगे बढ़ा रही हूँ। मैं उस लड़ाई में शाना बशाना रही हूँ इस देश में, इसलिए आज मैं ये कहना चाहती हूँ, ये देश अध्यादेश से नहीं चलता और कोल माइन लैंड एक्विजिशन के साथ 8 अध्यादेश कूड़े के ढेर में चले गए हैं। तो ये देश अध्यादेश से नहीं चलता और ये एक तरह से संसद की अवमानना है, अपमान है। हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा किस लिए है? तो मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं था। अब मेरी फिक्र में कोई सियासी तंजीम, कोई मजहबी तंजीम नहीं है, मेरी फिक्र में है औरत। इसमें कहा गया कि उसके गुजारे भत्ते के लिए उसकी संपत्ति को, पति की संपत्ति को जब्त करेगा आदमी। मैं ये जानना चाह रही थी कि जो रिक्शे वाला है, जो रेडी वाला है, जो जमीन में बैठ के कुछ बेचता है, सचर कमेटी की रिपोर्ट हमें बता चुकी है हमारी कौम कितनी गरीब कौम है, वो किस तरह से इस पूरे मेंटेनेंस को देगा। अगर उसकी रेडी, उसकी ठेला जब्त नहीं कर पाई सरकार, तब क्या होगा, उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि इस चक्कर में औरत के ऊपर दोहरा नहीं तेहरा बोझ बढ़ने वाला है। उस तेहरे बोझ को औरत किस तरह डील करेगी? वो कस्टडी लेगी बच्चे की, वो मेंटेनेंस के लिए भागेगी, शौहर तो अपनी बेल के लिए भागता रहेगा और औरत भरण पोषण के लिए 5-5, 6-6 साल भागेगी। जमीनी सच्चाई यही है। राहत नहीं मिलेगी, आफत आएगी। जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है जी। मैंने ये कहा नाइश कि यानी कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रही हैं कि इससे मुस्लिम औरतों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी, राहत नहीं मिलेगी, आफत आएगी क्या? जी, मुझे लगता है जी, इतने सारे घुमावदार रास्ते हैं, वो उसको जब्त करना ये सब कोई आसान रास्ता जमीनी नहीं है। और मुसलमान औरत या इस देश की कोई भी औरत, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई, 3 तलाक बंद करना चाहती है। लेकिन ये तरीके की हमने कल्पना नहीं की थी। हम खुद इस लड़ाई के 15-16 साल से हिस्सेदार हैं, लेकिन हमने ये कल्पना नहीं की थी। हमको ये लगता है कि हमारा मकसद क्या था, तलाक के बिद्दत को इस देश से खत्म करना, और उस मकसद के लिए हमारे पास रास्ते मौजूद हैं। हम क्यों नहीं? तो आपको ये नहीं लगता नाइश कि 3 साल की सजा का जो प्रावधान किया गया है ये कहीं ना कहीं डेटरेंट की तरह काम करेगा और लोग डरेंगे, तलाक बिद्दत देने से लोग डरेंगे, इसलिए ये प्रथा धीरे धीरे करके खत्म होगी। जो तलाक का सही रास्ता है वो अख्तियार किया जाएगा, क्योंकि पता है कि अगर तलाक बिद्दत दिया तो फिर फंस सकते हैं, जेल हो सकती है। नहीं जी, पर तलाक बिद्दत को खत्म करने की 4-5 कितने अच्छे रास्ते हैं, हम उस पे क्यों नहीं जा रहे हैं? हम क्यों नहीं ये काम कर रहे हैं? पहला कि हिंदू लॉ की तर्ज पे मुस्लिम डिवोर्स एक्ट को हम कोडिफाई कर दें। हम क्यों नहीं 1939 रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में एक प्रोविजन को ऐड कर सकते? हम क्यों नहीं इस देश में मैरिज रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी बना सकते? हाँ, औरतें सबसे ज्यादा तलाक के बाद परेशान होती है कि उन्हें ससुराल के घर से निकाल दिया जाता है। हमें वहां मजबूत प्रोविजन करने चाहिए कि वो औरत बच्चे सहित बाहर ना की जाए। हमें बहुविवाह को खत्म करना चाहिए। जब चारों तरफ से घेर लेंगे तो तलाक बिद्दत को तो खत्म होना ही होना है। तो मुझे लगता है इसके लिए ये तरीका ठीक नहीं है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि कॉग्निजेबल ऑफेंस ये बनाए रखना चाहते थे। नाइश हसन उन तमाम महिलाओं की आवाज हैं जो सालों से ट्रिपल तलाक के खिलाफ आवाज बुलंद करती आई हैं और आज उन्हें यह लग रहा है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। यह अपने आप में सरकार के लिए बहुत बड़ी बात है। और कुल मिलाकर आज का जो हमारा सवाल था कि मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक के खिलाफ क्या ऐसा ही कानून चाहती थी? नाइश कह रही है नहीं, हम ऐसा कानून नहीं चाहते थे, इससे राहत कम और आफत ज्यादा मिलेगी। सबसे पहले समीर जी, 22 ऐसे इस्लामिक देश ने जो ट्रिपल तलाक को खत्म किया, तो हमने भी कुछ सही किया होगा।
आप सुझाव पे सुझाव देते आ रहे हैं, जहां यूनियन कैबिनेट एक प्रावधान के अनुसार एक ऑर्डिनेंस को अप्रूव करता है और प्रेसिडेंट कोविंद उन्होंने स्वयं कहा कि ये सेंटर ऑर्डिनेंस को स्वीकार करता है क्योंकि हम चाहते हैं ना सिर्फ एक राहत ट्रिपल तलाक विक्टिम्स के लिए, लेकिन कानून का खौफ दरिंदों के लिए। और जो आप एक क्राइम को समझे तो वो क्राइम को आप कैसे खत्म करेंगे जब कानून का खौफ हो। जो आप तलाक 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 बोल के कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है निजी जिंदगी में किसी के भी, तो फिर क्या फायदा है इस कानून का। और मैं मानती हूं जब लाखों की तादाद में इस देश के मुस्लिम महिलाओं ने ये याचिका दर्ज की कोर्ट में, तो ये भूमिका कोई एक कौम के लिए नहीं था, ये महिला के एक डिग्निटी का बैटल है, एक जेंडर इक्वालिटी का बैटल है। और जिस ढंग से लोग जो अपने आप को महसूस करते हैं कि देखिए हम समाज के ठेकेदार हैं, ये हक किसने उनको दिया है? ये तादाद जो तय करती है वो है आम जनता, और वो जनता जानती है कि उनको जो एक कमोडिटी के दृष्टि में देखेंगे, जहां आप फेसबुक पे, जहां आप एसएमएस पे, जहां आप व्हाट्सएप पे तलाक 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 बोल सकते हैं, तो जो कानून का खौफ नहीं, तो आप कैसे महिलाओं को सुरक्षित रखेंगे। और मैं मानती हूं कि हमने कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जो असंवैधानिक है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जो कैबिनेट ऑर्डिनेंस पास करते हैं, जो कोविंद जी एक्सेप्ट करते हैं और अनाउंस करते हैं, तो ऑब्वियसली द लकूनास इन द सिस्टम कैन बी सॉर्टेड आउट इन द डेज टू कम। लेकिन तुरंत आपको राहत देना है तो वो विक्टिम के लिए। और हम सब जानते हैं कि हमारे पुरुष प्रधान देश में जेंडर जस्टिस और जेंडर पॉलिटिक्स कैसे लोगों ने खेला है, तो कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है। अनुराग भदौरिया साहब बहुत मुस्कुरा रहे थे। अनुराग, क्यों, आपको क्या लगता है कि जिस जेंडर इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, वो राइट मुस्लिम विमेन को दिलाने की जब जब बात होगी तो क्रेडिट मोदी सरकार को जाएगा? देखिए, साइना जी शायद ये भूल गई कि जब अभी लोकसभा का सत्र चल रहा था तो राज्यसभा में बिल को आना था, और राज्यसभा में बिल आया भी, लेकिन एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। जैसे लास्ट दिन बचा है तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बिल को रखना होता है। लास्ट दिन में भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के बिल नहीं रखा, और मजेदार बात तो ये, बिल लिए बैठी रही, सिलेक्ट कमेटी को भी नहीं भेजा। सिलेक्ट कमेटी को भेज देते तो 30-35 दिन में आपको रिपोर्ट देती, राज्यसभा में आ जाता, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखते और बिल पास हो जाता। आपको सभा से आपको अपना सभापति चुनना होता है तो आप 125 संख्या इकट्ठी कर लेते हो, 225 जितनी भी आपने संख्या अब बहुमत ले आते हो। लेकिन ट्रिपल तलाक का बिल लाना था, क्योंकि बिल इसलिए नहीं लाए, ट्रिपल तलाक का बिल लाते तो उसमें डिबेट होती। डिबेट में हम बोलते हैं कि इनको फाइनेंशियली मजबूत करो, इस बिल को और मजबूत करो, जितना मजबूत कर सकते करो जिससे महिलाओं को फायदा हो। तो इन्होंने बिल को मजबूत नहीं किया, चोर की तरह चुपके से पार्लियामेंट खत्म हो गई, जानबूझ के बिल लाए नहीं और कह रहा आज पार्लियामेंट खत्म बस, और अपने घर चले गए, चुपके से इसको ऑर्डिनेंस ला रहे हो। क्यों? इसमें तो डिबेट होगी नहीं, इसमें तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, इसमें उन्होंने जो बना दिया सो बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आपको इतनी जल्दी ऑर्डिनेंस लाने की थी, आप राज्यसभा में नहीं लाए, आप उन महिलाओं के बारे में चर्चा नहीं करते हो जो महिलाएं 9 करोड़ महिलाएं हैं जो विधवा जी रही हैं, जो कभी कहीं आप मथुरा में जी रही हैं, कहीं काशी में जी रही हैं, कहीं कहीं जी रही हैं, उनके बारे में आप चिंता नहीं करते। 40 से 50 लाख वेश्यावृत्ति में महिलाएं, उनकी चिंता नहीं करते। लेकिन आपको चूंकि राजनीति करनी है, ट्रिपल तलाक पर राजनीति करना चाहते हो आप। बात आपकी सही है, लेकिन अगर मुस्लिम महिलाओं की अभी बात हो रही है, उसके लिए अलग से बिल लाने की बात की जा रही है, तो उसमें लकुना क्यों लगाया जा रहा है? क्यों उसको बार बार अटकाने की कोशिश की गई? ये तोहमत तो झेलनी पड़ेगी ना अब ऑपोजिशन को, या नहीं झेलेंगे? किसी ने, मैं आपसे बता रहा हूं, राज्यसभा में लेके आते, इनका बिल नहीं अटकता, इनका बिल पास हो जाता है, जानबूझ के नहीं लाए। मैं साइना इंस्टीट्यूट से पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं आपने बिल पेश किया? क्यों नहीं आपने बिजनेस कमेटी एडवाइजरी कमेटी के सामने रखा? क्यों नहीं लास्ट दिन में आपने नाटक कर दिया पूरे देश के सामने, पार्लियामेंट में नहीं लाके? अपना जब आपको सभापति चुनना होता है तब तो बहुमत इकट्ठी कर लेते हो, लेकिन जब महिलाओं के हक की बात है तो नाटक करते हो आप। इसके मतलब ट्रिपल तलाक पे राजनीति करना चाहते हो। देखिए असल बात क्या थी अनुराग, और मुस्लिम अनुराग, वो बात सही है, वो बात सही है, और उसके लिए आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं बीजेपी को। और हमने भी बार बार ये सवाल उठाया है कि भाई अगर आपकी मंशा साफ थी तो आप आखिरी दिन इस बिल को लेकर क्यों आए? लेकिन ये बात तो हकीकत है ना कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन था, 3 साल की सजा के प्रावधान पर ऑपोजिशन को ऑब्जेक्शन था, ये सबसे बड़ी बात थी, इसी वजह से अटका बिल। मैंने
अरे महिलाओं को भी ऑब्जेक्शन था। अरे मैंने नहीं आपने महिलाओं का बयान उस समय अच्छी तरह सुना होगा। और साइना जी यही साइना जी आज कह रही महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति की है। यही साइना जी कुलदीप सेंगर को जिसने एक बच्ची का बलात्कार किया तो उसको बचाने की बात कर रही थी। क्या मैं जवाब दे दूं? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अनुराग जी, महिला छर छिलवा लेती है, अनुराग जी एक छोटा सा जवाब ले लीजिए इस पर। माथा छिलवाती है, सर का मुंडन अनुराग जी, एक तो हम मुद्दे पर बात करें और दूसरा जो आपने अभी सवाल उठाया उसका जवाब ले लें। और महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, किस महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो? कौन सी महिलाओं की? अनुराग पे आपने अनुराग जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब तो ले लें। निकली मुजफ्फरपुर में बच्चियों के साथ न्याय हुआ, 50 बच्चियों के साथ, तो साइना इंसी की आवाज ही निकली। अरे अब आप पूरे देश की घटनाओं का जिक्र करने लगेंगे इसी मुद्दे को लेकर, तो फिर कैसे होगा? एक सेकंड शायना जी 20 सेकंड। समाजवाद इनके 25 साल के समाजवाद की राजनीति में क्या करा है मैं वो बताता हूँ इन्हें। शायना जी एक छोटा सा जवाब जल्दी से। समीर जी, हम समाजवादी पार्टी जैसे पार्टी जिन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की 60-70 साल हमें पाठ न सिखाएं तो वो बेहतर होगा। उनके नेता ने क्या कहा है कि लड़कों से तो गलतियां होती है, बलात्कार ठीक है, वो अलग टॉपिक है। मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता शायना जी, मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन बड़ी बात देखिए ये है कि जिस बात का जिक्र अनुराग भदौरिया कर रहे हैं, जिस बात का जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है, वही नाई शासन भी कह रही है। वो कह रही है कि नहीं, महिलाएं भी नहीं चाहती थी कि जिस मौजूदा स्वतंत्र जिसमें ये पास हुआ है बिल, इसमें बहुत सारे संशोधनों की, अमेंडमेंट्स की अभी जरूरत थी। तो मान लीजिए आप ऑपोजिशन की बात को दरकिनार कर दें, लेकिन जो विमेन एक्टिविस्ट हैं उनकी बात को कैसे दरकिनार किया जा सकता है? आप उनके भक्षक हैं। यासिर जी, शायना जी एक एक करके जी। यासिर देखिए, मुझे मैंने अभी नाई शासन को सुना, हाँ, मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त और बहुत लंबे वक्त से औरतों के लिए काम कर रही हैं जी, और उन्होंने ट्रिपल तलाक में वाकई में काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे अध्यादेश आते हैं और कूड़े में चले जाते हैं। उन्होंने कहा अध्यादेश से नहीं चलेगा देश, अध्यादेश से नहीं चलेगा देश। उन्होंने क्यों कहा मुझे ये समझ में नहीं आई, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब थोड़ा सा संशोधन करने की बात आई, जब सामने रखा गया, पिछले मुझे भी लगता है कि एक डेढ़ साल से मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, एक छोटी सी बात अगर उसमें आ गई तो इन लोगों ने इतना हंगामा किया हुआ था। आप ही बताएं कि आप एग्जैक्टली क्या चाहती थी? आप जो बात कह रही हैं या जो बात आप चाह रही हैं, क्या ये लोग उसमें तैयार हो जाते? आज भी एक बड़े मौलाना ने ये कहा है कि औरतों की कम अकल होती है। औरतों की अकल, उन्होंने ये नहीं कहा कि कम अकली घुटनों में होती है, उन्होंने कहा अकल से कम होती है। तो आप कैसे ये कह सकती हैं कि आप जो सोच रही थी वो वाला बिल अगर आता और उसमें वो बहुत अच्छे तरीके से उसको पास होने दिया जाता? ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी सोच को बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि सरकार देखिए, सरकार बहुत सख्त थी। सरकार के मुखिया ने, सरकार के प्रधान सेवक ने जब ये बात उठाई अपने तरीके से, तो उन्होंने एक निश्चय किया था कि मैं आधी आबादी को उसका मीटिंग कर लेती है। जी मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत मजबूत बनाते हैं। मैं आपको मैंने सुना है, मेरी बात सुन लीजिए, महिलाओं की मदद नहीं, मैंने मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात एक सवाल का जवाब दे दें सारे मेहमान, उसके बाद आते हैं जी। तय कर दिया कि उन्होंने आधी आबादी को उनकी इज्जत देनी है, उनको उनकी आजादी देनी है, तो उन्होंने उस कमिटमेंट को पूरा किया है। अध्यादेश के अलावा क्या रास्ता बच रहा नहीं मिल पाई? आप राज्यसभा में ये झूठ बोल रहे हैं। ये महिला विरोधी समाजवादी पार्टी, जिनका चेहरा पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ये किसी भी महिलाओं के लिए इनके दिल में कितनी इज्जत है, ये जानता है हिंदुस्तान। ये क्या बात करेंगे महिलाओं की? ये क्या बात कही? इनसे पूछिए कि महिला नहीं, अगर इज्जत क्यों छोड़ दी, ये सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, कमियां क्यों छोड़ा? कहां? अब औरतों को ताकत दे दी गई, औरतों को हिम्मत दे दी गई, औरतों के ऊपर छोड़ दिया गया कि तुम तय करो कि वो बंदा जेल जाएगा कि नहीं जाएगा। मजिस्ट्रेट को इसलिए सामने लेके आए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने ये गलत काम किया, सारा ऑनस आपने जो महिला विक्टिम है उस पर डाल दिया, जबकि ऑनस ये मर्द का होना चाहिए था। अब ये लड़की को प्रूव करना है कि भाई हस्बैंड ने उसको ट्रिपल तलाक दिया। अरे जिस वक्त ये कह रही कांग्रेस पार्टी, अरे सुन लीजिए, जिस वक्त हम लोग मांग कर रहे थे कि 10 साल की सजा दे दीजिए, हाँ। तो ये तो
पूरा आसमान सर पे लेके घूम रहे थे जो विरोधी कांग्रेस के लोग। कांग्रेस ने बड़े बड़े वकील लगा दिए कि ये बिल किसी तरीके से कोर्ट में रोका जाए। कोर्ट ने जब अवैध घोषित कर दिया उसके बाद भी 2000 से ज्यादा तलाक हो गए। उसका जवाब कौन देगा? मौलाना रशीदी, क्या ये बात सही है? पहले तो आप लोग ट्रिपल तलाक को ही जायज ठहराने में लगे रहे, उसके बाद जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि भाई ये गैर कानूनी है, ये गलत है, अवैध है, इलीगल है, तब फिर जो बिल आया है अब उसमें लकना निकालने की कोशिश की जा रही है, ये कमी वो कमी। ठीक है, एक मिनट। अरे अनुराग साहब, लगातार थोड़ी बोलेंगे आप, एक मिनट प्लीज, थोड़ा सा पानी पीजिए, दूसरों को भी सुनिए ना जी। मौलाना रशीदी। समीर भाई, एक तो मैं ये बता दूं आपको जी, कोई भी मौलाना, हाँ, आप पिछले 2-3 साल की डिबेट उठा लीजिए, किसी ने विरोध नहीं किया ट्रिपल तलाक का। सुन लीजिए मेरी मौलाना साहब, कमाल की बात है ये। देखिए ये बड़ी अजीब बात है। बोलिए, अच्छा बोलिए, बड़ी अजीब बात, बोलिए। हाँ, हमें बोलने का हक तो दे दीजिए प्लीज। हम तो मासूम हैं, वैसे भी मजलूम हैं। कितने मासूम है हमने देखा है पिछले, जो भी आता है मौलानाओं पे डंडा लेके चला जाता है। जो भी आप लोग कितने मासूम थे हमने देखा। अरे सुन लीजिए जी, आप पूरी डिबेट जितनी हुई है सबकी डिटेल निकाल लीजिए। कोई भी मौलाना ट्रिपल तलाक के हक में नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इस पे विरोध करूंगा। और कैसे होता, आप लोगों ने तो क्या नहीं अच्छा किया। यासिर चलिए आप बोलिए, बाद में बोलूंगा। सिर्फ रशीदी साहब बोलिए। और कैसे, समीर भाई, कैसे हो सकता है? हदीस कुदसी है, अल्लाह ने यूं फरमाया कि मेरी नजर में अगर दुनिया में सबसे बुरी कोई बात है तो वो तलाक है। तो मौलवी कैसे हो सकता है उसके हक में? नहीं, आप लोगों ने बैठ के ये नहीं कहा कि ये गलत है, लेकिन अगर किसी ने दे दिया तो हो जाएगा, फिर तो सहना पड़ेगा। सुन लीजिए वो आप झुठला दीजिए इस बात को। आप मेरी बात सुनिए, मैं उसका जवाब तो दे दूं जी, जवाब तो दे दूं। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही स्कूल ऑफ थॉट्स नहीं है, हाँ, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ऐसे हैं जिनके यहाँ वो तलाक हो जाती है। कई लोग उसको एक तलाक मानते हैं, कई लोग उसको बिल्कुल तलाक नहीं, वो बिल्कुल अलग मसला है जी। उसको उस पर बहस मत कीजिए, अगर बहस करेंगे तो इसीलिए लाना पड़ा, उस सोच को खत्म करना था ना। दूसरी बात अब सुनिए, इसीलिए लाना पड़ा। अब दूसरी बात सुनिए, हम आते हैं इसके कानूनी पहलू पर। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड कह दिया जी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई अब जो तलाक देगा हम उसको तलाक नहीं मानेंगे, बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट इस पर कानून बनाए, लेकिन इसको क्राइम की श्रेणी में लेकर आए, इसको कॉग्निजेबल बनाए, इसको ऐसा बनाए जिससे वो परिवार अगर बच सकता था, अगर बैठकर कोई सुलह सफाई का मामला हो सकता था, वो सुलह सफाई के तमाम रास्ते बंद कर दो और उसको उठा के जेल में डाल। जनाब, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके बाद भी 200 मामले और सामने आ गए, कैसे रोक सकते थे बिना कानून? नहीं, इसको जस्टिफाई कीजिए ना। मैं करूंगा ना, मैं करूंगा। अभी बहुत लंबी डिबेट है, आपका 1 घंटा है, आप सवाल कीजिए, मैं दूंगा जवाब। मैं सिर्फ ये अभी कॉग्निजेबल के लिए ही तो उन्होंने 3 साल रखा। अगर वो हमारी बात पूरी कर लूं, 3 साल से कम पूरी कीजिए बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए आप। देखिए दूसरी एक बात और मैं आपको समझा देना चाहता हूं। कोई आदमी अगर अपनी गाड़ी से किसी का कत्ल कर देता है, कोई आदमी गाड़ी के नीचे आकर मर जाता है, उसकी सजा है 1 साल। अगर हिंदू भाई को अपनी बीवी को तलाक दे देता है, उसकी सजा है 2 साल। लेकिन अगर मुसलमान अपनी बीवी को तलाक देता है, उसकी सजा है 3 साल। अब ये नया है, नई चीज। सुन लीजिए बात, आप देख लीजिए, वो पब्लिक डोमेन में है सारी चीजें। मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कह रहा हूं, टीवी पर बैठकर बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कर रहा हूं, कोई नया मेरा फार्मूला नहीं है ये। दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, महिला सशक्तिकरण, इस बिल में एक ऐसी सिंगल चीज मुझे बता दीजिए जिससे महिला को मजबूती मिलती है, महिला को फाइनेंशियली मजबूती मिलती। अरे यार सुनो ना यासिर भाई, बगैर बोले रहा नहीं जाता क्या? रशीदी साहब, महिला को क्यों बनाया जाता है? ताकि लोग जुर्म करने से डरें। अच्छा, सबसे बड़ा मकसद तो यही होता है ना। मैंने मान लिया कि आपके कानून, सुनिए, आपका कानून बनने से, सुनिए, कानून बनने से मैंने मान लिया कि मर्द को जेल में डाल दिया जाएगा। नहीं, और मर्द उस डर, सुनिए, मर्द यहीं पर दिक्कत हो रही है ना। आप कह रहे हैं ये कानून बन गया, जेल में डाल दिया जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये कानून बन गया तो लोग तलाक बिद्दत नहीं देंगे, सही तरीका इस्तेमाल करेंगे तलाक देने का? बोलिए, आप बोलिए, जल्दी से कंप्लीट कीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, मैंने मान लिया कि और मर्द को जेल भी हो जाएगी और मर्द तलाक देने से रुक भी जाएंगे, मैंने मान लिया आपकी बात, सारी बात मान ली। लेकिन आप मुझे ये बताइए, उसके बाद औरत को उसका क्या हक मिला? सिर्फ इतना कि वो मजिस्ट्रेट के चक्कर काटे, ये साबित करने में अपना सारा जीवन बिता दे कि साहब इसने मुझे 3 तलाक दी है?
फिर भी अगर साबित होने के बाद, जैसे नाई शासन ने बहुत बड़ी बात कही, झल्ली ढोने वाला, ठेली लगाने वाला, जिसके पास और मैं एक और बात जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये तलाक की जो मामले ज्यादातर वाकई होते हैं उन्हीं गरीब लोगों में वाकई होते हैं जहां कहीं ना कहीं वो आदमी अपने रोजगार से परेशान होता है। इस तरह की बातें वहीं पेश आती हैं। तो वो मजिस्ट्रेट मामले सामने आए हैं। बुलंदशहर में आपने भी देखा होगा, ट्रिपल तलाक की पीड़ित एक महिला, उसके साथ हलाला करने की कोशिश की गई और फिर नहीं, उसने एक आध मामला है, रेशू उठाई है, परिवार की बात नहीं मानी तो तेजाब डाल दिया गया। भाई और आज ये हो रहा है, हमने उठाया था, उस दिन भी हमने डिबेट की थी, किसी ने नहीं की होगी, हमने की थी। आप खुशहाल हैं जी, आप सोच सकते हैं अपनी बीवी के लिए ऐसा? मैं खुशहाल हूं, मैं सोच सकता हूं, यासिर भाई सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते। हम तीन रात बैठे, तीनों नहीं सोच सकते। आज आप बहुत खुशी बात कर रहे हैं, लेकिन मौलाना मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक मिनट अरे बयान छोड़िए यार, नहीं वो मौलाना है, मुस्लिम मसला बोर्ड रिप्रेजेंटेटिव है आपके, वो अपनी सोच बता रहे हैं, वो अपनी सोच बता रहे हैं। लड़कियां कम अक्ल होती हैं ये कहकर वो अपनी सोच बता रहे हैं। वही लोग हैं जो हमेशा से अड़ंगा लगाने का काम किया। राधिका मुझे ये बताइए, अच्छा काम, राधिका एक मिनट, रशीदी साहब हो गई अब बात, एक दलील चलती रहेगी, हो गई बात, कई बार बताया। शाबानो केस, शाबानो केस कम अकल, इससे आगे भी तो बढ़िए भाई। एक मिनट, अलिफ पे अटके हुए हैं आप, एक मिनट, क्योंकि हम हिंदुस्तान के महिलाओं को बताना चाहते हैं कि आपकी शक्ल क्या है, लड़िए नहीं, मुद्दे पर बात चाहते हैं लोगों ने सुन लिया। हिंदुस्तान के जो रिलीजियस तथा एक मिनट प्लीज, यासिर हो गई बात, हो गई बात मौलाना साहब, फिर भी कहेंगे। राधिका मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी को क्या एतराज, समाधान दीजिए, कांग्रेस पार्टी को क्या एतराज? देखिए समीर जी, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, इस देश में जो पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने औपचारिक तौर से ये कहा था कि मॉडर्न टाइम्स में चेंजिंग समय के साथ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक सस्टेनेबल नहीं है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा था, जो आज ठेकेदार बन रहे हैं इस चीज के और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे ही पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने महिलाओं को रिप्रेजेंट भी किया है, चाहे वो सलमान खुर्शीद जी हो या मनीष तिवारी जी हो। अब आती है कि क्या सरकार कर रही है, सरकार मुस्लिम महिलाओं को वोट के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक पॉलिटिकल फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रही है। आप देखेंगे, अगर 3 सवाल अगर यहाँ पे मुझे जवाब दे दें, बीजेपी की प्रवक्ता जवाब दे दे, आप सस्टेनेबल, आप मेंटेनेंस की बात करते हैं और सबसिस्टेंस अलाउंस की बात करते हैं। पहले ये क्लियर करें कि क्या मेंटेनेंस उनकी सबसिस्टेंस अलाउंस से कटा जाएगा, उसका मापदंड क्या होगा कि कितना सबसिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, और ये भी बताए कि क्या उसको मेंटेनेंस मिलेगा कि सबसिस्टेंस मिलेगा कि दोनों मिलेगा। दूसरी बात, ये तो अलाउंस की बात हुई। दूसरी बात पे आते हैं कि महिला क्यों साबित करेगी कि उसको इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दिया गया, आदमी क्यों नहीं साबित करेगा कि उसने नहीं दिया। वही बात, तीसरी बात कि भाई ओनस आपने महिला पर डाल दिया। बिल्कुल, अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो साबित करें ना आदमी कि उसने नहीं दिया। तीसरी बात कि जिम्मेदारी कौन लेगा कि उसको सब्सिडेंस अलाउंस मिल रही है कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी, इसको मेक श्योर कौन करेगा। तो आपको, अगर आप महिलाओं के प्रति इतना सीरियस है, आप हर चीज को पॉलिटिकल उसके लिए क्यों करते हो, और हर चीज जल्दबाजी किस चीज की है। जहां तक मेरा ख्याल है, हम अभी भी जल्दबाजी का, यहाँ पर तो सालों हो गए, सालों से लटका हुआ है। 1986 से शाबानो का केस, 150 रुपए का अलाउंस, आप मुझे बताइए, जल्दबाजी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। यासिर जवाब दीजिएगा, यासिर जवाब दीजिएगा तफसील से, यासिर जवाब दीजिएगा तफसील से। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर, कहीं ना जाइएगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ क्या ऐसा ही कानून चाहती थी मुस्लिम महिलाएं, जिन्होंने सालों से ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए एक लंबी जंग लड़ी? अब यह कानून हमारे सामने है, लेकिन उसमें तमाम कमियां हैं। यह बात तमाम विमेन एक्टिविस्ट कह रही हैं आज, और यह सरकार के लिए निश्चित तौर पर चिंता की बात हो सकती है। यासिर, ब्रेक से पहले राधिका ने जो सवाल उठाए, और कुल मिलाकर बात आज कांग्रेस पार्टी ने भी यही कहने की कोशिश की कि भाई देखिए, हम चाहते थे कि एक अच्छा बिल आए, अच्छा कानून बने जिससे वाकई मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिले, और इसीलिए हम चाहते थे कि उसमें गुजारा भत्ता जो है उसको लेकर मामला क्लियर हो। लेकिन क्योंकि मोदी सरकार ऐसा नहीं चाहती थी, इसलिए इसमें तमाम कमियां रह गई। देखिए, कांग्रेस, तो हम ट्रिपल तलाक के खिलाफ, कानून के खिलाफ नहीं थे, हम इन तमाम बातों के खिलाफ थे। कांग्रेस को तो इस पे किसी तरह की कोई बात रखने की, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं बनी। कैसे? क्योंकि 1986 से आप शाबानो का केस उठाइए, सरकार आपकी रही है, आपने एक ट्रिपल तलाक बिल को इतना लंबा कर दिया। और अलाउंस की बात आज
हमारी राधिका खेड़ा जी कर रही हैं। 150 रुपए आप शाहबानो को दे नहीं पाए थे, 150 पे आपने इंसाफ को पलट दिया था और इस हिंदुस्तान ने आपके काम करने के तरीके को देखा है, इसलिए मुस्लिम औरतों ने आप पे यकीन करना छोड़ दिया। आज जो आपकी पार्टी की हालत से लेकर शायरा बानो तक कुछ नहीं बदला। सायरा बानो तक आप यकीन करें कि मुस्लिम औरतों के अंदर हिम्मत डालने का काम नाइश हसन जैसे लोगों ने करी। उन्होंने बताया, आज पता नहीं कैसे उन्होंने भी थोड़ा सा जो उनकी सोच रही है वो डिफरेंट आई है, लेकिन जो काम इन लोगों ने किया है उसी की वजह से आज भी औरत हिम्मत के साथ खड़ी है, आज भी औरत इंसाफ चाहती है, आज भी। और सरकार ने, मुझे जो लगता है पता नहीं क्यों लोग सवाल ये कर रहे हैं, सरकार ने तो वही किया जो आप चाहते थे। आप चाहते थे कि एक बीच में कोई आदमी आए, मजिस्ट्रेट दे दिया गया, औरत के पास सारी ताकत दे दी गई, वो अगर चाहेगी तो अपने पति को गिरफ्तार करा सकेगी। सगे रिश्तेदार की बात अभी छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ उसी औरत पे हूं कि वो औरत अगर चाहे, उसे लगता है कि ट्रिपल तलाक के बाद भी सफाई हो सकती है, उसके बारे में बोलो, देवरिया के कांड के बारे में इस्लाम का भी तकाजा है, इस्लाम का भी तरीका है, इस्लाम ने भी हमेशा महिला क्या कह रहे हैं, पुराने जन्म का पाप है, उनके बारे में बोलो, उन महिलाओं के बारे में नहीं बोलोगे। 9 करोड़ महिलाएं बेवा हैं, आप तो मत बोलो। मथुरा में रहने के बारे में बोलोगे। एक मिनट उनकी बात सुन ले। वो बीच में टोक कर यासिर को क्या कहना चाह रहे हैं आप? अनुराग आप बीच में बोलते ना तो क्लियर नहीं हो पाता कि क्या बोला। आप बोलिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं यासिर से पूछना चाहता हूं कि ये महिलाओं का बिल मजबूत बनाना चाहते हैं, कमजोर बनाना चाहते हैं, जरा बता दें। अगर कमजोर बनाना है तो बैकडोर से आपने बनाया, मजबूत बनाते तो राज्यसभा बनाते, आप उस पर डिस्कस सुन लीजिए। आप महिलाओं को कमजोर रखना चाहते हो, उनको लॉलीपॉप देना चाहते हो। आदरणीय सुन तो बताइए, आप जवाब दीजिए। सुन लीजिए, देखिए जब हम लोग ये डिमांड कर रहे थे कि 10 साल की सजा हो, हमारे संगठन ने मांगा था कि 10 साल की सजा हो, तब तो ये उछलते थे। ये तो अभी बात कर रहे हैं ना, अभी अनुराग भदौरिया जी उछल जाते थे कुर्सियों से, हमने डिबेट में देखा है इनको। ये महिलाओं के बोला था मीटिंग बुला लो, इन्होंने हमेशा से ये महिला विरोधी लोग हैं। अगर अभी एक सरकार, अच्छा ये बता दीजिए, सिर्फ भदौरिया जी ये बता दीजिए, क्या आप नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम औरतों को आजादी मिले, मुस्लिम औरतों को आजादी मिले, ये आप नहीं चाहते? समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है? ये बता दीजिए ना कि आज तो हर कोई बात कर रहा है कि मुस्लिम महिलाओं आजादी मिले, उनके अधिकार मिले। आप भी कर रहे हैं, आज तो रशीदी साहब भी कर रहे हैं, नाइश भी कर रहे हैं, अनुराग भदौरिया भी कर रहे हैं। ये सुन लीजिए, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पा रहा था राज्यसभा में। आपको गली गली मोहल्लों तक पहुंचाया, मुसलमान औरतों तक पहुंचाया, जो कभी इसके बारे में भी सोच नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने टीवी देख के वो अवेयर हो गए कि उनके हक के लिए लड़ाई ठीक है, बहुत बड़ा हिस्सेदार आप लोग भी रहे, बहुत बड़ा रोल आपका रहा है, मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस बात। शुक्रिया राधिका। देखिए, मैं ये यहाँ पे बहुत चिल्ला के महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं। आपको मैं याद दिला दूं, कल ही की घटना है, मैं बहुत लंबे समय में नहीं जाऊंगी। 1 हफ्ते और कल की घटना। 1 हफ्ते पहले हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री जी मस्जिद जाते हैं, मुहर्रम के लिए क्या क्या तरीके से वो पढ़ते हैं, सब कुछ हमने अच्छे से देखा। कल ही की घटना है, कश्मीर की घटना है, जहां पे मुस्लिम महिलाओं को, क्योंकि वो मुहर्रम की जलसे में जा रही थी, किस तरीके से पुलिस ने पीटा। और कौन सा प्रदेश है? जम्मू कश्मीर, जहां पे गवर्नर रूल है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। मोदी सरकार उस प्रदेश को चला रही है और उससे पहले भी उनकी सरकार थी। तो आप कितने हिमायती हैं मुस्लिम महिलाओं के, वो कल हमने देख लिया। तो बात पे आप जो बोलते हैं ना मुस्लिम महिलाएं, अगर आप मुस्लिम महिलाओं के साथ है तो हर तरीके से साथ रहिए, हर तरीके से साथ है, उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है, उनके सशक्तिकरण के लिए काम हो रहा है। आप जैसे लोग नहीं, मैं अपनी आवाज को नीचे कर लेता हूं, मैं अपनी आवाज को नीचे करके बात करूंगा। तो आप मुस्लिम महिलाओं के हक की बात तब करिए जब आप उनको हर तरीके से हक देंगे। आपने तो हक छीन लिया मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम बहनों का हक आपने छीन लिया। अच्छा, मुझे राधिका एक सवाल का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देता है, उसके बावजूद भी राज्यसभा में जिस तरह से इस बिल को लटकाया जाता है, कानून नहीं बनने दिया जाता और तमाम मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होता रहता है, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, किसने अटकाया कानून? समीर जी, हम जहां तक मुझे याद है, हम अभी भी एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, लोकतंत्र में रह रहे हैं, और यहाँ पे अभी हिटलर शाही औपचारिक रूप, मतलब
कैटेगोरिकली तो आई नहीं, अगर ये कहते हैं तो हम मान लेते हैं। बिल्कुल नहीं आई है। हाँ, पर जिस तरीके से अभी तो हम और आप बेखौफ होकर बोल रहे हैं ना। लेकिन इमरजेंसी को लोगों ने इसे हिंदुस्तान में देखा है, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को लोगों ने देखा है, उसके बाद भी देखा है क्या हुआ, देखा है, तो आप उस पर चर्चा ना करें। मुद्दा ये है, अभी इमरजेंसी है, आप जैसे लोगों को जिनको लगता है आप कैसी बात हो रही है, मतलब आप खुलकर बोल रहे हैं यहाँ पर जो चाह रहे हैं, ये इमरजेंसी है क्या? कोई इमरजेंसी नहीं, बेखौफ होकर बोल सकते हैं आप। आपके फर्जी केसेस लगा दिए जाएंगे। आज से बड़ी तानाशाही तो कभी रही नहीं देश के अंदर। चर्चा होती है लोकसभा में, राज्यसभा में, जो ऑपोजिशन होती है उसका काम होता है, अगर कोई चीजें हमारी काम है जनता की आवाज उठाना, जो इस सरकार की गूंगी बहरी सरकार के कानों तक नहीं जा रही है, जो सिर्फ अपनी मन की बात करती है। तो जो चीजें हैं, और बहुत इन मुद्दों पे जो मैंने सवाल पूछे किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक। हाँ। इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन 3 सिंपल से सवाल अभी तक जवाब नहीं दे पाए। तो अगर वो चीजें हैं, हम भी जब सरकार में थे, ऑपोजिशन कुछ पॉइंट्स लाती थी, हम भी शामिल करते थे उनको। सरकार चर्चा क्यों नहीं करती? मॉनसून सत्र इस बार का सबसे सक्सेसफुल सत्र था, क्यों नहीं सरकार ने चर्चा करी उसमें? ठीक है, नाइश, क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी जो सवाल उठा रही है वो वाजिब हैं, वो जायज हैं? और जिस तरह से एक बात यह भी की गई है भाई सारा ओनस जो है वो उसी विक्टिम लेडी पर डाल दिया गया है, उसको साबित करना है, मर्द पर ओनस नहीं डाला गया। इस तरह की तमाम कमियां छूट गई हैं क्या? नहीं, ये बात सही। समीर, मैं ये एक बात ऐड करूंगी, क्योंकि हम लोग को लड़ाई करते हुए 3 सरकारें आई और गई, तो हमने देखा सबको है। ऐसा नहीं हम घर बैठे हुए थे, हम ड्राफ्ट लेके कांग्रेस के पास भी गए थे। ये इसलिए उस वक्त ऐसे हमको ट्रीट किया गया था जैसे हम लोग क्या बेवकूफ औरतें हैं, क्या बात लेके आए हैं, और हमें नहीं सुना गया था। ये उन्होंने जाने किया, अनजाने किया, ये जाने। इसलिए मेरा बिल्कुल फोकस औरत है। मैं खुद मुसलमान औरत आपके सामने बैठी हूं, मुझसे भी बात कर लीजिए। हम ये कह रहे हैं सरकारों ने हमारे मुद्दे को हमेशा गोल गोल घुमाया, और आज भी वही हो रहा है। ये कांग्रेस से लेके अब तक को मैं शामिल कर रही हूं, मेरे पास सारे दस्तावेज है जो मैं लेके राहुल गांधी के पास गई थी। तो प्लीज मुझे उससे अलग रखें। लेकिन मुझे लग रहा है इस बिल में इंसाफ औरत को नहीं मिल रहा है, वो भटक रही है, वो परेशान है, वो 5-5, 7-7 साल मुकदमेबाजी में लगेगी और वकील के बिना वो कुछ कर नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है ये उसके मेंटेनेंस, उसके बच्चे की मजबूती का सवाल एक बेहद अहम सवाल है समीर भाई। ये भी मैं पूछना चाहती हूँ मौजूदा सरकार से कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यूसीसी पे क्यों नहीं विचार करते, भारत का संविधान भी कहता है, और बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि वो आएंगे तो यूसीसी लाएंगे, और लॉ कमीशन फौरन इनकार करता है कि हमें उस पर चर्चा नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जब उस पे आप पहल करेंगे तो हिंदू औरतों के भी सवाल उठेंगे, जो गार्जियनशिप एक्ट के सवाल उठेंगे, मुसलमानों के सवाल उठेंगे, मुकम्मल औरत को इंसाफ के सवाल उठेंगे, तो आप उसको काट देना चाहते हैं। इससे ये लगता है कि हमारे गवर्नमेंट के एजेंडा में किसी भी औरत के लिए इंसाफ की कोई बात है ही नहीं। वो खाली अपने अपने हिसाब से पैरोकारी कर रहे हैं, जिसमें इस पूरे खेल में मुझे औरत को इंसाफ होता नहीं दिख रहा है। जो मैंने 6 बिंदु बताए हैं समीर, उन 6 बिंदु से ही आज की मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं इस बात के लिए कि देखिए आपने कितनी कमियां छोड़ दी बिल में, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने ऊपर भी जिम्मेदारी लेंगे कि इतने सालों से शाहबानों से लेकर शायरा बानों तक इंसाफ दिलाने की कोशिश आप लोगों ने क्या की? अभी तक नहीं किया। आज इस बात का एहसास होता है कम से कम। ठीक है, आप निकालिए कमियां, निकालनी चाहिए। ऑपोजिशन को वो तमाम बातें कहनी चाहिए जो कि छूट गई है इस बिल में, लेकिन इन 25 सालों तक इंसाफ दिलाने की आप लोगों ने तो कोई कोशिश नहीं की। इसकी जिम्मेदारी भी लीजिए। को रोक नहीं रहे हैं और उसके बावजूद जी नाइश हो गई आपकी बात। एक सेकंड अनुराग, ये समय के साथ बदलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के मुस्लिम महिलाओं का नाम लेके सिर्फ उसमें राजनीति करना चाहती है। जैसा अभी राधिका खेड़ा भी कह रही थी, मैंने ही पहले बोला, जानबूझ के इन्होंने राज्यसभा में बिल फंसाए रखा। लास्ट दिन तक अपना बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को भी इन्होंने नहीं दिया और सेलेक्ट कमेटी को भी नहीं दिया, जानबूझ के, जिससे कि मजबूत बिल ना बन पाए। अब चूंकि आप जानते हो अध्यादेश चुपके से इन्होंने लाके रख दिया कि उस पर डिबेट का विषय तो है नहीं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप महिलाओं ये बिल की सारी मजबूती वाला जो जज्बा है, ये अभी क्यों आया?
नहीं पहले क्यों नहीं कोशिश की? हमने महिला पेंशन जिम्मेदारी हमने महिला पेंशन, वृद्धा पेंशन की थी सर, हमने महिला वृद्धा पेंशन दी थी। समाजवादी पार्टी सरकार थी, महिलाओं को पेंशन दे रहे थे, महिलाओं को तब भी मजबूत कर रहे थे, तभी हमने महिलाओं को जो बच्चियां गांव में रह रही थी उनको लैपटॉप दिया था, स्पेशल केस में लैपटॉप दिया था। महिलाओं को मजबूत करने का काम समाजवादी पार्टी ने शुरू से किया है। हाँ, अरे तो किसी की भी लगी हो, लेकिन हमने दिया था ना। बात तस्वीर से क्या होता है, तस्वीर किसी की भी लगी हो, लैपटॉप मिला ना, उन्हें पढ़ने का मौका मिला ना। मैं कहता हूं आप मोदी जी की तस्वीर लगा दो, मैं कहता हूं किसी की भी लगा दो, उन गरीब बच्चियों को दो तो सही लैपटॉप। वादा तो बहुत कुछ करते हो बच्चियों के लिए, उनके बदले में पता क्या देते हो आप? बच्चियों को लाठियां दे रहे हो आप। यूनिवर्सिटी बच्चियां अपने अधिकार मांगने आती है तो 2 लाठी लग जाते हो, उसमें अपनी मर्दानगी दिखाते हो बच्चों के ऊपर में। उन बच्चियों पे मर्दानगी दिखाते हैं योगी जी, जिन बच्चियों के पेट पे लात मारते हैं, प्रेग्नेंट बेटी बच्चियों के पेट पे लात मारते हो, ये मर्दानगी आपकी है। अरे शर्म करो थोड़ा सा बोलने के पहले। जब देवरिया में बच्चों के साथ अन्याय होता है, मैं आपके दरवाजे जाता हूं कि कुछ तो बोल दो बीजेपी के नेता, कुछ तो बोलो। वो बच्चियां देश की हैं, ना हिंदू है ना मुस्लिम है, तब आपकी आवाज नहीं निकलती है जलानी जी। तब आपके सीएम पीएम का ट्विटर खराब हो जाता है। जब मुजफ्फरपुर में बच्चों के साथ अन्याय होता है, हम आवाज उठाते रहते हैं तो क्या बोलते हैं? ये समाजवादी वादे पागल है, ये बच्चों के न्याय मांग रहे हैं, पागल है ये। क्या कहते थे योगी जी? उनका कहते मेरा मोबाइल खराब हो गया। तब बच्चियों को न्याय देने के बाद मोबाइल खराब हो जाता है। एक महिला नहीं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, महिला विरोध में शर्म उड़वाती है। आप क्या कहते हो? लॉ एंड ऑर्डर जो खराब है तमाम स्टेट्स का, आप उस दिशा में ले जा रहे हैं। वो एक मुद्दा है, मैं मानता हूँ वो एक बड़ा मुद्दा है जी, लेकिन आज का मुद्दा अलग है जिसमें एक ट्रिपल तलाक की बात हो रही है। आप बताइए सब्सिडेंस अलाउंस और मेंटेनेंस अलाउंस में क्या होगा? आपने क्या किया? 1.5 तो मेंटेनेंस सब्सिडेंस अलाउंस में से कटेगी? 60 साल की औरत को 1.5 यासिर छोड़ दीजिए अब शाबानो बताओ ना। शाबानो के साथ तो नाइंसाफी हुई। अब हम आज डिस्कस करके क्या करेंगे? लेकिन आज जो गुजारे भत्ते का सवाल उठा रही है कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल उस पर क्या जवाब है? वो कह रही गुजारा भत्ता आप वहां पर आपने नाइंसाफी क्यों की इस बिल में? तो देखिए, इन्होंने राज्यसभा के अंदर जिस तरह की हरकत करी और जिस तरीके से बिल को रोकने की कोशिश करी गई, इन्होंने तो इसी मुद्दे पर तो रोकने की कोशिश करा करो। हम तो वो काम कर रहे हैं जो इतिहास बनेगा आगे वाले टाइम में। हम इतिहास बना रहे हैं, हम इतिहास बना रहे हैं। हम महिलाओं को सशक्तिकरण का बढ़ा रहे हैं। आप अरे क्या बात कर रहे हैं? लाठी आपने नहीं दिया, अरे लाठी आपने नहीं दिया, आपने तो महिलाओं के गले में टायर डाल के इसी दिल्ली में जला दिया। आप क्या बात करें? शर्म कांग्रेस को आनी चाहिए। आप भूल जाती हैं इतिहास अपना। आप मलिहाना, मेरठ, मुजफ्फरनगर भूल जाते हैं। इसी मलिहाना में कांग्रेस खड़े करके गोली मार दी। आप उस वक्त कहाँ थे? वो बेकसूर मुसलमान थे, बेकसूर मुसलमान थे वो। आप बात नहीं कर, आप सिर्फ आप लोग किसी भी मुद्दे को भटका के औरतों को हाशिए पे रखना चाह रहे हैं। ये अच्छा ठीक है, अच्छा मौलाना रशीदी, अच्छा सुन लीजिए। अब मौलाना रशीदी देखिए बहुत देर से चुपचाप बैठे, अब उनकी बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रशीदी साहब देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से रविशंकर प्रसाद जो हमारे लॉ मिनिस्टर है, उन्होंने सिर्फ एक सिंपल सी दलील दी। उन्होंने कहा कि भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार देने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम मामले सामने आ रहे थे, ट्रिपल तलाक के तकरीबन 200 मामले सामने आ गए, इसलिए ऑर्डिनेंस लाना हमारी मजबूरी थी। हम चाहते थे कि इंसाफ मिले मुस्लिम महिलाओं को, इसलिए हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। हम चाहते नहीं थे, हम चाहते थे संसद का रास्ता ही अख्तियार करना, लेकिन हमें ऑर्डिनेंस लाना पड़ा। अब आप मुझे यह बता दीजिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इस तरह के मामले नहीं रुक रहे थे, तो रास्ता क्या था, चारा क्या था, कैसे खत्म किए जाते इस तरह के मामले? समीर भाई, मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक बात मैं आपसे पहले कह दूं, तमाम सियासी पार्टियां मेरा दामन साफ तेरा दामन गंदा, हाँ तेरा दामन गंदा मेरा दामन बिल्कुल ये तो है, इसमें लगी हुई हैं और इसी में लगी रहेंगी। आप देख लेना, बीजेपी कांग्रेस को कोसती रहेगी, कांग्रेस बीजेपी को कोसती रहेगी, समाजवादी बीजेपी को कोसती रहेगी, वो उसको कोसती रहेगी। सवाल ये है, जिन औरतों ने इस लड़ाई को लड़ा है, जिन औरतों ने अपनी जिंदगियां इस लड़ाई के लिए खपाई हैं, कम से कम उनका तो हक बनता था कि सरकार उनको एक बार पूछ ले कि आप चाहती क्या हैं। नाइश हसन बैठी हैं, अभी आपके सामने इन्होंने कहा कि हम 15 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कम से कम नाइश हसन को बुला लिया जाता, ताहिरा हसन को बुला लिया जाता, कम से कम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को बुला लिया जाता, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को,
मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दीजिए, पर्सनल लॉ बोर्ड को भी छोड़ दीजिए, कम से कम औरतों को तो बुला लिया जाता कि भाई आप क्या चाहती हैं। चूंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, इसलिए इन्होंने न ताहिरा हसन को बुलाया, न नाइश हसन को बुलाया, न किसी वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया, और चुपके से चोर दरवाजे इस मामले को सिर्फ इसलिए कर दिया चूंकि 2019 सामने है। एक बात सामने आई, अभी यासिर भाई ने बोला 3 साल की सजा का खौफ क्या ट्रिपल तलाक को खत्म कर पाएगा, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को, या नहीं? क्या लगता है आपको? 10 सेकंड बस। देखिए 10 सेकंड में मैं ये बता देना चाहता हूं, कानून बनते हैं और उन कानूनों के बनने से कमी तो जरूर आती है, गिराफ जरूर गिरता है, हाँ। लेकिन खत्म नहीं होता। ये इतिहास है हमारे देश का। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दूं, नाइश हसन, नाइश हसन, 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड जी। यासिर जिलानी ने अभी कहा कि हम इतिहास बनाते हैं। ये इतिहास बना रहे हैं नोटबंदी करके, जीएसटी लाके और ट्रिपल तलाक का अध्यादेश लाकर और महिला बिल को रोककर, महिला रिजर्वेशन बिल को रोककर ये इतिहास बनाना चाहते हैं और बनाते रहे और झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत संजीदा है, बहुत तेज है, आपके किसी बातों में नहीं आने वाली। ठीक है नाइश हसन, नाइश हसन, ये जो 3 साल की सजा का खौफ है, ये इस तरह के मामलों से निजात दिला पाएगा मुस्लिम महिलाओं को या नहीं? जी नहीं दिला पाएगा। मैंने कहा था कि 1 साल की सजा कीजिए और 3 साल इसलिए किया गया ताकि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल बना रहे। इस सियासत को हमारे देश को हमेशा याद रखना चाहिए। 1 साल काफी था, सजा भी जरूरी थी। हम हमेशा कह रहे थे ये गलत काम के लिए सजा हो, लेकिन 3 साल की सजा मुझे लगता है ज्यादा है, इसको कम किया जाना चाहिए था। और ना वो सुनी गई, ना हमारे बच्चों और औरत की जो खर्च और उसके मेंटेनेंस की बात है वो सुनी गई। तो हमारी बात को सरकार ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसका हमें अफसोस है। यासिर, वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, लेकिन 10 सेकंड में इसका जवाब मैं जरूर चाहूंगा कि जिन मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिलाने की बात हो रही है, उन्हीं की बात अनसुनी कर दी गई। नहीं बोलने का रिकॉर्ड बना रही है, सबसे राय ली गई है पूरी कमेटी से। अरे आप सुन लीजिए, अब आपको नहीं बुलाया गया। एक मुस्लिम महिला थी उस कमेटी में, अध्यादेश को तैयार करने में। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, जो मेरी महिलाएं थे उनको नहीं बुलाया। हमारा मकसद है, खत्म हो गया। हमारा जो मकसद था उसमें इंसाफ देना। इंसाफ जब देने की बात करेंगे तो ये लोग प्रोपेगेंडा गलत। उनकी पार्टी के एक नेता है, आज वो कह रहे थे कि हम तो जो हमारा इस्लामिक लॉ है उसको मानेंगे, इस्लामिक लॉ मान लें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। लेकिन जो खुशी महिलाओं के चेहरे पर नजर आनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही है इस ट्रिपल तलाक लॉ में। जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं उसको लेकर ये मुझे लगता है सबसे बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए सरकार के लिए। और क्यों इनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है, क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है, इस पर भी ध्यान जरूर देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर।